Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. एरिस्टोटल की पोइटिक्स, इसके लेसन सब हमारे चलने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम पोइटिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेंगे और उससे पहले अरिस्टोटल के बारे में जान लेते हैं कि ही वाज बोर्न इन 384 BC, बिफोर क्राइस्ट पैदा हुए थे एंड उनको भेजा गया था प्लेटो की एकेडमी में एथेंस में। और एथेंस जो था वो उस ज़माने में समझा जाता था द हार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम। ये उसको समझा जाता था कि यहाँ पर बहुत अच्छी एकेडमी कंसिडर की जा रही है और ये दिल है पूरी दुनिया में तालीम का। अरिस्टोटल रिमेंड ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इन द सेम एकेडमी, 20 साल तक वो वहाँ रहे हैं प्लेटो की डेथ तक, अनटिल प्लेटो's death. Although he was the most promising student of Plato, but he could not succeed in Plato's. लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके प्लेटो का दिल जीतने में एज द हेड ऑफ द एकेडमी के, वो एकेडमी के हेड बन जाते बिकॉज ऑफ देयर अपोजिंग व्यूज ऑन सिवरल फंडामेंटल फिलोसॉफिकल इश्यूज। आपस में उनके तासुरात नहीं मिलते थे, उस्ताद और शागिर्द के बहुत से जो इशू थे उन पर एक जैसे तासुरात नहीं थे। और इन्होंने जो पोइटिक्स लिखी है वो बड़ी आजिज़ाना से एक खिलाफ लिखी है, लेकिन बड़े इनडायरेक्ट वे में अपने उस्ताद के खिलाफ लिखी है। डायरेक्ट नहीं कह दिया कि मैं उसके जो है अल्फाज की नफ़ी कर रहा हूँ। इन्होंने जो अफलातून ने शायरी पर शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, उन इल्ज़ामात की तरदीद की है एरिस्टोटल ने, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं की है। अब हम पोइटिक्स में यही देखने जा रहे हैं कि इस बुक में है क्या। इस बुक के जो चैप्टर हैं वो ऑलमोस्ट 26 हैं और 26 चैप्टर को 7 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। अब पूरी बुक पे हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर हम उन चैप्टर्स के पोर्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एरिस्टोटल proposes to study poetry by analyzing its constitutive part. एरिस्टोटल ने तजवीज़ ये दी है कि हम जब भी किसी शायरी का मुताला करते हैं तो उसके जो हिस्से हो चुके हैं, जो हिस्सों पर वो मुश्तकिल होती है, तश्कील पाती है, जिन हिस्सों पर वो मुश्तमिल होती है, उनका तजज़ियाती तौर पर जायज़ा लेना चाहिए। एंड देन ड्राइंग जनरल कंक्लूजन, और फिर बाद में हमें अपना आम नतीजा निकाल लेना चाहिए, जो हमारा उसका नतीजा निकलता है कि हमने इस शायरी की बुक में से क्या क्या तजज़िया लिया है, क्या क्या सीखा है, क्या क्या हमारे नज़रिए के मुताबिक इसमें मौजूद है। द पोर्शन ऑफ द पोइटिक्स, पोइटिक का ये जो हिस्सा बचा हुआ है, डेट सर्वाइव्स, जो बच गया है, डिस्कसेस, वो बताता है मेनली ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री। दो चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं, एक तो ट्रेजेडी अलमिया और दूसरा एपिक पोइट्री। ये पोइट्री जो बहुत लंबी नरेटिव पोइट्री होती है, नरेटिव शायरी होती है, इन दोनों के बारे में अरिस्टोटल ने अपनी इस किताब में बताया है। और यही हिस्सा इसका बचा है। इसके बाद जो इसका हिस्सा था वो लॉस्ट हो चुका है, और जो लॉस्ट हो चुका है उसमें माना जाता है कि इनकी कॉमेडी की बुक भी लॉस्ट हो चुकी है। वी नो, हम लाइन नंबर 4 पे हैं। वी नो दैट एरिस्टोटल आल्सो रोट अ ट्रेटाइज। ट्रेटाइज होता है एक मकाला, एक सहीफ़ा ऑन द कॉमेडी, ऑन कॉमेडी, कॉमेडी के ऊपर भी उन्होंने एक सहीफ़ा, एक मकाला, एक मैनूस्क्रिप्ट लिखा था, डेट हैज़ बीन लॉस्ट, जो कि हो चुका है। ही डिफाइंस, वो बताते हैं पोइट्री को एज द मेमेटिक। पोइट्री जो है वो मेमेटिक है, नकल उतारने का एक अमल है, नकल पसंदी है, और इमिटेटिव, और या तलकीद है, तलकीद भी नकल होती है और मेमेटिक भी नकल में ही आ जाता है। पोइट्री जो है वो है ही नकल। यूज़ ऑफ लैंग्वेज, इसमें ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। रिदम होती है, ले ताल होता है, पोइट्री को ऐसे गाया भी जा सकता है, ये सीधी बात नहीं, उसको ले और ताल के साथ इस्तेमाल करके अल्फाजों को पेश किया जाता है। एंड हारमोनी, लेकिन हम आहंगी के साथ। सेपरेटली या अलग अलग होते हैं, और इन कॉम्बिनेशन या इकट्ठे भी हो सकते हैं, मजमुआती तौर पर भी हो सकते हैं। पोइट्री इज़ मैटिक इन दैट, वो इसीलिए नकल है क्योंकि इट क्रिएट्स अ रिप्रेजेंटेशन, वो पेश करती है नुमाइंदगी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की नुमाइंदगी करती है, चीज़ों को पेश करती है। एंड इवेंट्स, और वाक़यात को भी, इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में होते हैं, जो दुनिया में वाक़यात होते हैं, जो अशिया होती हैं, उनकी वो पेशकश करती है, उनको हमारे सामने पेश करती है। अनलाइक फ़िलोसफ़ी की तरह नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच
प्रेजेंट्स आइडियाज़। फ़िलोसफी क्या देती है? फ़िलोसफी तो आइडियाज़ देती है, ख़यालात देती है, लेकिन पोइट्री इसके बरअक्स है। ह्यूमन्स आर नेचुरली ड्रॉन टू इमिटेशंस, ये हमारी कोटेशंस हो सकती है कि ह्यूमन जो है वो कुदरती तौर पर नकल की तरफ ज़्यादा खिंचते हैं। एंड सो पोइट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पुल ऑन अस, तो पोइट्री हमें बहुत मजबूत तरीके से लुभाती है, पुल ऑन लुभाती है किसकी तरफ? इमिटेशन की तरफ। इट कैन आल्सो बी एन एक्सीलेंट लर्निंग डिवाइस, और ये हो सकती है एक बहुत अच्छी सीखने की तदबीर ऑल्सो। सिंस वी कैन कूली ऑब्जर्व इमिटेशंस ऑफ थिंग्स, अगर हम देखें तो हम बड़े इत्मीनान से मुशाहिदा करते हैं, बहुत सी चीज़ों की नकल देखते हैं, उसको मुशाहिदा करते हैं। लाइक डेड बॉडीज़, कुछ मुर्दा जिस्म लगा लें, एंड डिसगस्टिंग एनिमल्स, और कुछ मकरू एनिमल्स लगा लें जिनको हम मुशाहिदाती तौर पर देखते हैं। वन द रियल थिंग्स वुड डिस्टर्ब अस, जब हकीकी चीज़ें हमें परेशान करती हैं तो हम दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनके बारे में मुशाहिदात करते हैं, उनके बारे में पोइट्री करते हैं, लिखते हैं, अपने तासुरात का इजहार करते हैं। अरिस्टोटल एरिस्टोटल आइडेंटिफाइज, वो निशानदही करते हैं ट्रेजेडी की एज द मोस्ट रिफाइंड वर्जन ऑफ पोइट्री, कि ट्रेजेडी क्या है? शायरी का एक बहुत ही बेहतरीन तर्जमा है। रिफाइंड वर्जन बेहतरीन तर्जमा है। डीलिंग विद द लॉफ्टी मैटर्स, और किसके साथ शायरी का ताल्लुक है? बहुत बड़े बड़े मामलात के साथ, शानदार मामलात के साथ। लॉफ्टी मैटर्स होते हैं शानदार मामलात। एंड कॉमेडी एज द मोस्ट रिफाइंड वर्जन, कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तर्जुमा है ऑफ पोइट्री का। डीलिंग विद बेस मैटर्स, लेकिन ये तो बुनियादी मामलात के साथ डील करती है। इट्स मीन इनका कहना है कि कॉमेडी जो है वो लेस इम्पोर्टेंस की हामिल है, लेकिन ट्रेजेडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है क्योंकि उसके लॉफ्टी मैटर्स होते हैं और कॉमेडी के बेस मैटर्स होते हैं। ही ट्रेसेस अ ब्रीफ एंड स्पेकुलेटिव हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी, वो हमारे सामने नक्शा खींचते हैं एक बहुत ही मुख्तसर और फ़र्ज़ी ट्रेजेडी की तारीख़ का, जो उन्होंने एक स्पेकुलेटिव बनाई हुई है, फ़र्ज़ी तारीख़ बनाई हुई है। अपनी सोच व विचार, अपनी कियासराइयों के साथ एक ट्रेजेडी की जो तारीख़ बनाई है उसका हमारे सामने एक नक्शा खींचते हैं। एज इट इवॉल्व्स, जैसे कि वो तैयार की गई है फ्रॉम डायथेरेम्बिक हेमन्स। डायथेरेम्बिक हेमन्स होती हैं वो जज्बाती और पुरजोश अंदाज में गाई जाने वाली हम्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स, जो की जाती हैं गॉड की तारीफ़ में। डायनोसियस, और गॉड कौन है इनका? डायनोसियस, जिसकी तारीफ़ में ये पुरजोश हम्द कही जाते हैं, इन पर मुश्तमिल होती है। डायथेरेम्बस ये जो होते हैं जोश वाले, जो जज्बाती किस्म की हम्स होती हैं, वर्संग गाई जाती हैं बाय अ लार्ज खोयर। इनको गाते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कोर्सेज गाने वाले जो पाए जाते हैं। इडिपस रेक्स में भी हमने देखे थे कि वो कोरस जो थे वो हमें आके बताते थे कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही ये डायथेरेम्बस जो हैं ये संग करके बताते हैं लार्ज कोयर के बारे में। समटाइम्स जो इसके फ़ीचर्स होते हैं, नरेटर, बाज़ू का तो इनके फ़ीचर्स होते हैं, इनके हद्दोहाल होती हैं कि ये बताते हैं, गाते नहीं हैं, बताकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करते हैं। एस्केलियस इन्वेंटेड ट्रेजेडी बाय ब्रिंगिंग अ सेकंड एक्टर इनटू डायलॉग विद द नरेटर। एस्केलियस एक राइटर है और इस राइटर ने भी जो ट्रेजेडी को इन्वेंट किया है, एक दूसरा करैक्टर ऐड करके ट्रेजेडी को इन्वेंट किया है। इन्होंने दूसरे करैक्टर को शो करके एक नई चीज़ का इंतखाब किया। इनसे पहले एक ही कोयर होता था जो गाता था और खुद ही नरेट कर देता था, लेकिन यहाँ पर दो जब हुए तो जब दो पर्सन आपस में बात करेंगे तो वो डायलॉग्स बन जाएंगे। अब इन्होंने किया बाय ब्रिंगिंग आ सेकंड एक्टर, उसको लेके आए दूसरे किरदार को इनटू डायलॉग विद द नरेटर, तो वो बात करता था, सवाल का जवाब देता था। सोफोक्लिस ने क्या किया? इनोवेटेड फर्दर, मज़ीद इसमें जाकर उन्होंने इजादात की बाय इंट्रोड्यूसिंग द थर्ड एक्टर, उन्होंने तीसरा किरदार मुतारिफ़ करवाया। एंड ग्रेजुअली ट्रेजेडी शिफ्ट्स
टू इट्स कंटेम्पोरेरी ड्रामेटिक फॉर्म, और फिर ट्रेजेडी किस फॉर्म में चली गई, एक ड्रामाई शक्ल में चली गई, अपनी ड्रामाई शक्ल में सामने आई। इससे पहले ट्रेजेडी वर्स फॉर्म में थी, नज़मों में लिखी जाती थी, नज़मों में ही नरेट किया जाता था। जैसे ये हैमंड्स थे तो ये गाने वाली नज़मों टाइप के इनके काम थे, और उसके बाद इन्होंने ट्रेजेडी को ड्रामेटिक तौर पर लिखा, और फिर जब ड्रामाई तौर पर लिखा तो किरदारों में इजाफे हो गए। अरिस्टोटल डिफाइंस, लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे, ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 खसूसियात बताई हैं उन्होंने ट्रेजेडी की अरिस्टोटल के मुताबिक। इट इज़ अ मेमेटिक, नंबर 1 क्या है, ये नकल पसंदी है। इट्स सीरियस, ये संजीदा है। इट टेल्स अस फुल स्टोरी ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेंथ, और एक मुनासिब लंबाई में ये हमें मुकम्मल कहानी बता देती है, ये नहीं कि एक बहुत ही लंबी कहानी हो जाए और हम बोर हो जाएं उससे। इट कंटेन्स रिदम, इसमें ले और ताल भी मौजूद होती हैं, एंड हारमोनी, और हम महंगी भी मौजूद होती है। ये जो हम ऊपर रीडिंग करके आए हैं उन्हीं को उन्होंने पॉइंट्स बना दिए हैं। रिदम एंड हारमोनी ऑकर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और ये रिदम और हारमोनी मुख्तलिफ के मजमूआती तौर पर पाई जाती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के मुख्तलिफ हिस्सों में रिदम एंड हारमोनी पाई जाती है। नंबर 6 पे देखते हैं तो इट इज़ परफॉर्म्ड रैदर दैन नरेटेड, और ट्रेजेडी जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको पेश किया जाता है, किरदार इसको अदा करते हैं, इससे बेशतर के इसको नरेट किया जाए, बस खड़े होकर बताना नहीं, एक्टिंग भी करनी है। एंड 7th, इट अरोजेस फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, और ये हमारे अंदर खौफ और तरस जैसे एहसासात को जगाती है। एंड देन प्यूरिजेस दिस फीलिंग्स थ्रू कैथारसिस, और फिर जो हमारे एहसासात प्यूरिजेस हो जाते हैं, पाक और साफ़ होते हैं कैथारसिस से। कैथारसिस होते हैं हमारे तज़किया नफ्स की सफाई, हमारे ज़हनी तनाव को ख़त्म करना, इसको ख़त्म करके हमारे ख़यालात को पाक और साफ़ किया जाता है। जैसे इसका हमने बहुत अच्छा जो है इडिपस रेक्स में डिटेल में रीडिंग की है, और उससे हमें पता चल गया कि कैथारसिस कैसे आया, कैसे पीटी एंड फियर अरोज हुआ, और कैसे जो फीलिंग्स हैं उनकी प्योरिजेस हो गए, फीलिंग को क्लीन अप कर दिया गया। अ ट्रेजेडी कंसिस्ट्स, ट्रेजेडी मुश्तमिल होती है ऑफ 6 कंपोनेंट, 6 हिस्सों पर और पार्ट्स पर, विच आर लिस्टेड हियर, जो यहाँ पर बयान किए गए हैं। अब हम ट्रेजेडी के जो 6 हिस्से उन्होंने बताए हैं उनके बारे में बात करते हैं, इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये इस तरह से बयान किए गए हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पहले आएगा, उसके बाद उसकी लेस इम्पॉर्टेंट, फिर लेस इम्पॉर्टेंट, और फिर सबसे लास्ट में वो होगा जिसकी लीस्ट इम्पॉर्टेंस है, यानी उसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। नंबर 1 में बताते हैं कि प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 कैरेक्टर्स, नंबर 3 थॉट्स, नंबर 3 डिक्शंस, नंबर 4 प्लॉट 1 2 characters, 3 thoughts, 4 diction, 5 melody and 3 spectacle। नंबर 6, ये 6 चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो ट्रेजेडी में शामिल होती हैं, और ये उसके कंपोनेंट्स हैं। आगे चलें तो प्लॉट के बारे में इन्होंने सबसे पहले बात की, तो प्लॉट इसमें इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए वेल फॉर्म्ड प्लॉट, एक बहुत अच्छा बना हुआ तैयार करता जो प्लॉट होता है, मस्ट हैव अ बिगनिंग, उसका तो लाजमी एक शुरुआत होनी चाहिए, विच इज़ नॉट नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रीवियस एक्शन, और जब वो शुरू होता है तो उसके पीछे वाले एक्शंस का नतीजा जो है आना सामने आना ज़रूरी नहीं है। जहाँ से बिगनिंग हो रही है वहीं से बिगनिंग ले लें। अब मिडल होना चाहिए, विच फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम द बिगनिंग, मिडल जो है वो उसका लाजमी कॉन्टेक्ट हो शुरुआत के साथ, एंड द एंड और एंड के साथ, विच फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम द मिडल ऑफ एंड फ्रॉम विच फर्दर एक्शंस नेसेसरली फॉलोज, और वो एक्शंस जो इसको आगे फर्दर मज़ीद आगे कहानी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हो। बिगनिंग हो उसका, मिडल हो उसका, एंड हो, प्लॉट जो है वो वेल फॉर्म्ड हो। द प्लॉट शुड बी यूनिफाइड मीनिंग, प्लॉट के बहुत मुत्तहिद मानी होने चाहिए। डैट एवरी एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट में आने वाला हर उनसर शुड टाई इन, बंधा हो टू द रेस्ट ऑफ द प्लॉट, दूसरे हिस्से के साथ।
अगर एक प्लॉट बना है तो उसका मिडल ए बिगनिंग और एंड हो और फिर वो आपस में एक दूसरे से टाई इन हो, बंधे हों, लीविंग नो लूज एंड्स, और उस पर कोई एहतमाम ढीला ढाला नहीं होना चाहिए कि एहतमाम जो भी दिलाया कर दो उसका बहुत ज़बरदस्त एंड भी होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ यूनिटी allows tragedy to express यूनिवर्सल थीम पावरफुली। अगर इस किस्म की कोई ट्रेजेडी वो पेश करेंगे तो वो कायनाती मरकज़ी ख़यालों को मजबूती के तौर पर हमारे सामने पेश करने के काबिल हो जाएगी, वो ट्रेजेडी जो प्लॉट के साथ है। विच मेक्स इट सुपीरियर टू हिस्ट्री, और वो उसे तारीख़ में आला तरीन बना देंगे। ट्रेजेडी वो भूलेगी नहीं, जैसे हमारे पास बहुत सी मशहूर ट्रेजेडीज़ हैं जो शुरू से आ रही हैं, अभी तक चल रही हैं। विच कैन ओनली टॉक अबाउट पर्टिकुलर इवेंट्स, और जो बात करती हैं बहुत ही ख़ास किस्म के वाक़यात के बारे में। एपिसोडिक प्लॉट आर बैड, एपिसोडिक प्लॉट्स को उन्होंने बैड कहा है, और हमने गैलीलियो रीड किया है और उसके बाद हम लोगों ने वेटिंग फॉर गॉडो देखा है जिसमें जो था प्लॉट था ही नहीं, और गैलीलियो में एपिसोडिक प्लॉट्स थे, बिकॉज देयर इज़ नो नेसेसिटी टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। क्योंकि जो एपिसोडिक प्लॉट होते हैं उसमें तो ज़रूरी ही नहीं है कि सारे सीक्वेंस के साथ इवेंट्स चले, इवेंट सारे लगातार मुसलसल चलते चले रहें। एपिसोडिक प्लॉट्स को इन्होंने बैड बोला। द बेस्ट काइंड ऑफ प्लॉट, अच्छा प्लॉट है कंटेन सरप्राइजेज, अच्छे प्लॉट के अंदर बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज होते हैं, अचानक आने वाली चीज़ें होती हैं। बट सरप्राइजेज दैट, लेकिन वो सरप्राइजेज दैट रिट्रोस्पेक्ट, वो क्या करते हैं, रिट्रोस्पेक्ट करते हैं, माजी की याद दिला देते हैं, फिट लॉजिकली बड़े अकली तौर पर उसमें फिट होते हैं इनटू सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस इवेंट में मुसलसल आने वाले वाक़यात में बड़े ही अकली दलाइल के साथ वो फिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट काइंड ऑफ सरप्राइजेस आर ब्रॉट बाय द पेरिपेटिया, जो बहुत ज़्यादा अच्छा हैरान कुनी अगर हमें आती है तो वो किसको देख के आती है, पेरिपेटिया को। अब पेरिपेटिया जो है इसको देखा जाए तो अचानक ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाती है, उसे पेरिपेटिया कहते हैं। और इन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, या तकदीर का वापस हेर फेर हो जाना, वापस आ जाना, रिवर्स हो जाना, और पेरिपेटिया को अचानक ज़िंदगी में तब्दीली के तौर पर लिया जाता है। और इसके बाद एक ग्रीक जो इनकी ये लिटरेरी टर्म है उसको यूज़ करते हैं, एनेग्नोसिस। एनेग्नोसिस है किसी किरदार की अचानक कोई बात पता चलना, जैसे इडिपस रेक्स का अचानक पता चलता है कि वो उसी का बेटा है जिससे उसने शादी कर रखी है, ये अचानक पता चल गई उसकी बात, तो ये सरप्राइज था। और डिस्कवरी, या कोई दरियाफ्त थी। अ गुड प्लॉट प्रोग्रेस इज़ लाइक अ नोट, एक अच्छा प्लॉट जो है वो एक गिरहा की तरह होता है, और गिरहें खुलती जाती हैं और वो प्लॉट तरक्की करता जाता है। इट इज़ टाइड अप विद इंक्रीजिंगली ग्रेटर कम्प्लेक्सिटी until the movement of पेरिपेटिया, और ये जो गिरहें खुलती जाती हैं और ये बढ़ती जाती हैं, पेचीदगियाँ मज़ीद बढ़ती जाती हैं until the movement of पेरिपेटिया, यहाँ तक कि किरदार की ज़िंदगी में अचानक कोई तब्दीली ना आ जाए, ये गिरहें खुलती हैं और पेचीदगियाँ बढ़ती जाती हैं। At which point, इसी मौके पर the knot is gradually untied until it reaches a completely unknoted conclusion, और यहाँ तक भी सारी गिरा खुलती हैं आहिस्तगी से, और फिर ये अपने एक बहुत ही ओपन कंक्लूजन अख्ताम के साथ पहुँचता है और ये ट्रेजेडी फिनिश हो जाती है। फॉर ए ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी के लिए टू रोज पिटी एंड फियर, उसके लिए हमें जनाब तरस और खौफ आवाम के या देखने वालों के या पढ़ने वालों के लिए पैदा करना, दिल में पैदा करना होता है। वो मस्ट ऑब्जर्व, हमें मुशाहिदा करना चाहिए आ हीरो, एक हीरो का, हु इज़ रिलेटिवली नोबल, जो लाजमी और निस्बतन होना चाहिए नोबल, एक बड़े घर से, एक आला ख़ानदान से। गोइंग फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी एज अ रिजल्ट ऑफ एरर ऑन द पार्ट ऑफ द हीरो, और वो कहाँ से जाए, हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ जाए, खुशी से, अच्छे हालात से मुसीबत की तरफ जाए, और रिज़ल्ट उसका हो, उसका नतीजा किसकी वजह से वो इनकी तरफ जाए कि हीरो की ज़िंदगी में एक एरर है, एक गलती है। आवर पिटी एंड फियर आर अरोज्ड मोस्ट, हमारी पिटी एंड फियर यानी देखने वालों की, पढ़ने वालों की उस वक़्त बहुत ज़्यादा उभरती है व्हेन फैमिली मेम्बर्स हार्म वन एंड अदर,
जब ख़ानदानी लोग ही एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ, खूनी रिश्ते नुकसान पहुँचाएँ, तो फिर हमारा खौफ और हमारे पिटी ज़्यादा उभरती है। देन एनिमीज़, दुश्मन से ज़्यादा, और स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से ज़्यादा। जैसे अगर हम इडिपस की ही मिसाल लेते हैं तो उसने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया, तो खूनी रिश्ता था जिसने ये फैमिली मेम्बर होते हुए ये किया, ये किसी दुश्मन ने या किसी स्ट्रेंजर ने नहीं किया, लेकिन उसने भी एज अ स्ट्रेंजर ही किया था, यानी उसे पता नहीं था अपने रिश्ते का उस पूरे आदमी से कि वो ओल्ड मैन उसका रिश्ते में बाप लगता है। इन द बेस्ट काइंड, बेहतरीन तरीका ये है ऑफ अ प्लॉट, वन कैरेक्टर नैरोली अवॉइड्स किलिंग अ फैमिली, कि एक जो किरदार है वो बमुश्किल किलिंग अ फैमिली अवॉइड करे, एख्तरास करे अपने किसी भी ख़ानदान के मेंबर को किलिंग करने से एख्तरास करे। ज़ाहिर है उसे पता होगा उसका बाप है तो वो किलिंग तो नहीं करेगा ना, अनविटिंगली, अनजाने में ऐसा करे जैसे उसने अनजाने में किया था। थिंक्स टू एम, और क्या वो सोचे, एंड इग्नोर सेस, कि ये वो अचानक कोई बात है जो उसे पता चली है और इससे पिटी एंड फेयर और वो हुआ है। और इडिपस इसकी बेस्ट मिसाल है जिसे हम अच्छी तरह रीड कर चुके हैं। डैट रिवेल्स, वो इंकशाफ करता है द फैमिली कनेक्शन, कि ये जो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं उनका जब इंकशाफ होता है तो ये किरदार की ज़िंदगी में अचानक तब्दीली आ जाती है। द हीरो मस्ट हैव गुड क्वालिटीज़ appropriate to his or her station, लड़की हो या लड़का हो, जो भी उसका हीरो हो, उसकी बहुत अच्छी खूबियाँ होनी चाहिए और उसे रखनी चाहिए। एंड शुड बी पोर्ट्रेट रियलिस्टिकली, बड़े हकीकी तौर पर उसकी तस्वीर कशी की जानी चाहिए। एंड कंसिस्टेंटली, और मतवातर होनी चाहिए उसकी खूबियाँ। सिंस बोथ ये जो दोनों हैं, हीज़ और हर, ही और शी, द कैरेक्टर ऑफ द हीरो चाहे ही हो या शी हो, एंड द प्लॉट मस्ट हैव लॉजिकल कंसिस्टेंसी, और प्लॉट के साथ भी एक अकली तसलसल रहना चाहिए। अरिस्टोटल नतीजा निकालते हैं दैट द अनटाइंग ऑफ द प्लॉट, अगर प्लॉट की गिरहें खुलती जा रही हैं, फॉलो एज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लॉट, तो वो किसको फॉलो कर रही हैं, वो प्लॉट की ही कॉन्सिक्वेंसेस, उसी के नतीजे को फॉलो कर रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। एंड नॉट फ्रॉम स्टेज आर्टिफिस, और ये जो स्टेज आर्टिफिस है, स्टेज की वजह से नहीं ये हो रहा, ये उसके प्लॉट की वजह से हो रहा है, और इस चीज़ को वो शो करे, प्लॉट की करेक्टर्स शो करे। और आर्टिफिस जो है वो हमारे यानी टाल मटोल लगा लें, फ़नून लतीफ़ा लगा दें, स्टेज का जो फ़नून लतीफ़ा है उसकी वजह से नहीं, बल्कि प्लॉट की सीक्वेंस की वजह से ऐसा हो रहा है कि वो सारी गिरहें खुलती जा रही हैं। लाइक ए ड्यूज एक्स मशीन, अगर एक ड्यूज एक्स मशीन होती है, ये मशीन का एक इमेज दिखाना चाह रही हैं जो जब उतरती है करेक्टर को लेकर आती है, गॉड का इमेज दिखाना है तो मशीन ऊपर से करेक्टर को नीचे लेके आ रही है। ये एक मशीन है यूज्ड इन सम प्लेस, जो कुछ प्लेस में इस्तेमाल हुई है, इन विच एन एक्टर प्लेइंग वन ऑफ द गॉड्स, एक शख्स जो है वो देवता का किरदार अदा कर रहा है, was lowered onto the stage at the end, और वो स्टेज पर उस मशीन के ज़रिए उतारा जाता है। तो ये एक डिवाइस यूज़ कर ली जाती है उसको हकीकी रंग देने के लिए, ऑडियंस का टच देने के लिए। अगले पेज पे चलते हैं तो अरिस्टोटल डिस्कसेस थॉट एंड डिक्शन, अरिस्टोटल ने इंसानी सोच और डिक्शन और मीनिंग्स को भी बयान किया है। एंड देन मूव्स ऑन टू एड्रेस एपिक पोइट्री, और ये ट्रेजेडी को बताते हुए वो आगे बढ़ते हैं अपनी बुक में, और फिर हमें एपिक पोइट्री के बारे में बताते हैं। वो एज ट्रेजेडी कंसिस्ट्स ऑफ एक्शन प्रेजेंटेड इन अ ड्रामेटिक फॉर्म, यहाँ पे ट्रेजेडी उन्होंने बताया है कि ट्रेजेडी के जो अमाल हैं वो हमारे सामने ड्रामाई शक्ल में पेश किए जाते हैं। एपिक पोइट्री कंसिस्ट्स ऑफ वर्सेस, तो एपिक पोइट्री किस में पेश की जाती है, वो शायराना सूरत में पेश की जाती है, प्रेजेंटेड इन अ नरेटिव फॉर्म, और इसकी नरेटिव फॉर्म है ये बयानिया शक्ल में पेश की जाती है। अगर एपिक फॉर्म को देखना है आपने तो मॉक एपिक देखें, पॉप की,
द रेप ऑफ द लॉक एंड द पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की, वो आपको नरेटिव फॉर्म में मिल रही हैं। ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री हैव मैनी कॉमन क्वालिटीज़, अलबत्ता इन दोनों की बहुत सी खसूसियात एक जैसी हैं। मोस्ट नोटेबली द यूनिटी ऑफ प्लाट, सबसे बढ़कर क्या है कि प्लाट पे बड़ी तवज्जो दी गई है, वो एक ही बात पे कायम है। एंड सिमिलर सब्जेक्ट मैटर, और इनके मामलात भी तकरीबन एक जैसे होते हैं। हाउएवर एपिक पोइट्री कैन बी लॉन्गर देन ट्रेजेडी, एपिक पोइट्री यकीनन लेंदी होगी ट्रेजेडी के मुकाबले में। ट्रेजेडी छोटी होगी लेकिन एपिक पोइट्री को ज़रा लेंथ में लिखा जाएगा। अगर देखा जाए पैराडाइज लॉस्ट को कितनी बुक्स पे मुश्तमिल है वो, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड, और ये होता है कि एपिक पोइट्री परफॉर्म नहीं की जाती, नरेट की जाती है। इट कैन डील विद मोर फैंटास्टिक एक्शंस, इसको बहुत ज़्यादा लाजवाब और अजूबा अमाल के साथ पेश किया जाता है, बड़ी अनोखी अनोखी चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं, विच ए मच वाइडर स्कोप, और बहुत बड़े दायरा कार के तौर पर ये चीज़ें डाली जाती हैं एपिक पोइट्री में, क्योंकि वो नरेशन में होती है, परफॉर्म्ड सूरत में नहीं होती। बाय कंट्रास्ट, और अगर हम उसका कंट्रास्ट देखें, उसके बरक्स देखें, ट्रेजेडी कैन बी मोर फोकस्ड, ट्रेजेडी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं, एंड टेक्स एडवांटेजेस, और उसका फ़ायदा लेते हैं, ऑफ द डिवाइसेस ऑफ म्यूज़िक एंड स्पेक्टिकल डिवाइसेस, ये जो आलात होते हैं, जो किरदारों के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, किरदारों के लिए जो पीछे म्यूज़िक इस्तेमाल होता है, इसके लिए जो सेट लगाया जाता है, ये सब डिवाइसेस तदबीरें जो होती हैं वो ट्रेजेडी को फ़ायदा पहुंचाती हैं। एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी आर आल्सो रिटन इन डिफरेंट मीटर्स, इनके मुख्तलिफ मीटर्स भी होते हैं, उसमें ये लिखी जाती हैं, इनके सेम मीटर्स नहीं होते हैं। आफ्टर डिफाइनिंग पोइट्री, अगर हम पोइट्री को डिफ़ाइन करें, अगेंस्ट चार्जेस, उन चार्जेस के खिलाफ, डेट इट डील्स विद इम्प्रॉबेबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स, तो ये नामुनासिब और नामुमकिन वाक़ियात के साथ जाके डील करती है। अरिस्टोटल कंक्लूड्स, वो नतीजा निकालते हैं बाय विनिंग ट्रेजेडी, के ट्रेजेडी का वो वेट करती हैं, वज़न करती हैं, अगेंस्ट एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी के दोनों का एक दूसरे के बरखिलाफ वज़न करते हैं, एंड देन डिटरमाइनिंग और वज़न करते हैं दैट ट्रेजेडी इज़ ऑन द होल सुपीरियर, कि ट्रेजेडी ही ज़्यादा आला है और ट्रेजेडी ही बेहतर है रेदर देन एपिक पोइट्री। और इन्होंने अपनी बुक में यही बताने की कोशिश की है, ट्रेजेडी पर फोकस किया है, इवन इन्होंने एपिक पोइट्री के बारे में भी बताया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।